ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बुक का लास्ट पार्ट, दैट इज व्हाट पार्ट डी। पार्ट डी में अपने 3 ही चैप्टर्स हैं और वो तीनों चैप्टर्स का वेटेज 10 मार्क्स का है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जो मेनली स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं आपके 15 एंड 16, वो तो बहुत ही बेसिक है। एथिक्स वाला चैप्टर है जो हम ऑलरेडी डीडी में बहुत सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं, वही सेम सेम सी चीजें हैं। इसके बाद जो अपना 16 चैप्टर है वो भी सीएसआर से रिलेटेड है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, वो भी हम कंसेप्ट पहले देख चुके हैं। और जो 17 चैप्टर है वो भी बहुत ही इजीली हम लोग कर लेंगे नोट्स के फॉर्मेट में। वो एंटी करप्शन लॉज एंड ब्राइबरी से रिलेट करता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा एक आपका पार्ट डी में 3 चैप्टर्स दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 से। चैप्टर 15 में क्या है? एथिक्स एंड बिजनेस। अब देखो, बेसिकली डिफरेंस क्या है डीडी के और सीजी के एथिक्स में। एथिक्स मतलब बेसिक वही मॉरल वैल्यूज जो होते हैं आपके, आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, किस तरीके से आपका बिहेवियर होगा, क्या आपकी वैल्यूज होंगी, क्या आपका कैरेक्टर होगा, यही सारी की सारी चीजें आती है एथिक्स में। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है डीडी वाले एथिक्स में और सीजी वाले एथिक्स में? वो डिफरेंस ये है कि हम उसको अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम डीडी में बात करते हैं अलग अलग टाइप के एथिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव, मीटा एंड अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, तो आपको अगर याद हो, जो हम बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स की, उसका मतलब क्या होता है? आपने एथिक्स को किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, अब जैसे हम मेडिकल में अप्लाई कर सकते हैं, हम एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, हम किसी प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग डोमेन्स में एथिक्स को अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज अप्लाइड एथिक्स। तो जो हमने डीडी में पढ़ा था, वहां पर हमने एथिक्स को अप्लाई किया था कहाँ पे? प्रोफेशन में। तो वहां मेनली हमने कौन से एथिक्स पढ़े थे? प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, जो कि एक ऑडिटर के लिए या जनरली पीसीएस पे, सीएस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। जो हमें सीजी में पढ़ना है, वो हमें क्या पढ़ना है? बिजनेस को हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे? सॉरी, एथिक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे? बिजनेस पे। तो जब एथिक्स को बिजनेस में अप्लाई किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? बिजनेस एथिक्स हो जाएंगे। तो सीजी में हमें बिजनेस एथिक्स पढ़ना है, डीडी में हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़े थे। पर भाई मीनिंग, इंपॉर्टेंस और ये सब चीजें तो सेम ही रहने वाली है, तो उसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। अब देख लो, सबसे पहले तो आपको वही मीनिंग गिवन है। अगर हम लोग देख ले एथिक्स का, तो वही जो हमने वहां पे देखा था, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। इथोस वगैरह आप वही पूरा डिफाइन कर देना। और बिना एथिक्स के जो है आजकल के टाइम पे बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है लॉन्ग रन में। वही सारी के सारी चीजें, मॉरल वैल्यूज आपका हो गया, मोरालिटी हो गया, नॉर्म्स हो गए, बिलीव्स हो गए, कस्टम्स हो गए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये सब चीजें मिला के क्या हो जाते हैं? एथिक्स हमारे हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है वो देखना है बिजनेस एथिक्स। अब देखो, बिजनेस में जो एथिक्स बेसिकली एप्लीकेबल हो रहे हैं वो अलग अलग एरियाज में एप्लीकेबल हो सकते हैं। फाइनेंस वाले एरिया में जैसे फ्रॉड्स वगैरह कर देते हैं लोग, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन कर देते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कर देते हैं। ठीक है, फैसिलिटेशन पेमेंट। फैसिलिटेशन पेमेंट का क्या मतलब होता है कि जो काम नॉर्मली जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो उनकी ड्यूटी है काम करने की वो उनको करनी होती है, पर वो क्या कहते हैं? डिले करते रहते हैं कि ठीक है कल कर देंगे, कल कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? जो उनकी ड्यूटी है ना काम करने की, हम उसके लिए उनको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। मतलब वो काम उनको वैसे भी करना है, लेकिन वो आपका काम जल्दी कर दे, दूसरों से पहले कर दे वो आपका काम, तो आप उनको एक तरीके से ब्राइब दे रहे हो। ठीक है, उस ब्राइब को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? फैसिलिटेशन पेमेंट। क्या आपका काम जल्दी और इजीली हो जाए, उसके लिए वो आपने वहां पे पेमेंट किया। तो ये भी सब कुछ गलत ही है, अनएथिकल है एक तरीके से। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में भी, तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे विसिल ब्लोअर वगैरह वाली चीजें हो गई, वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह हो गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं? पैसे बचाने के चक्कर में हेल्थ, सेफ्टी, सैनिटी, इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। विसिल ब्लोअर कोई है तो फिर उसको भी डिमोशन कर देंगे या कंपनी से निकाल देंगे। एम्प्लॉय रेडिंग में क्या होता है कि आपने क्या करा, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके एम्प्लॉयज को आपने ज्यादा पैसे खिलाए, और ज्यादा पैसे खिलाकर आपने वहां पे क्या बोला कि तुम हमारे वाले कंपनी में आ जाओ और कॉम्पिटिटर कंपनी को छोड़ दो। तो बेसिकली आप एम्प्लॉयज की चोरी कर रहे हो, जानबूझकर उनको मैनिपुलेट करके लेकर आ रहे हो। ठीक है, वो सब भी चीजें नहीं। देन अगर हम लोग बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है? वही अगर हम लोग क्या करते हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में हम इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं जबकि एक्चुअली वो प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं। फॉल्स एडवर्टाइजिंग, जैसे आप लोग देखते हो इतनी फेयर एंड लवली और ग्लो एंड लवली फालतू फालतू की क्रीम्स वगैरह देते हैं,
तो कुछ होता तो वैसे भी नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें, अब ठीक है ये करते हैं प्रोडक्ट वगैरह बेचने के लिए, लेकिन एक तरीके से इतना ओवर एक्सेसिव भी झूठ नहीं बोल देना है कि आपका प्रोडक्ट वैसा हो ही नहीं। तो ओवर आपको फॉल्स एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें एथिक्स में आ जाती हैं आपके। चलो, तो ये हो गया अगर हम लोग बिजनेस को एथिक्स में इन्वॉल्व करके देखें या एथिक्स को बिजनेस पे अप्लाई करके देखें, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस एथिक्स। अब देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है 5 बॉटम लाइंस ऑफ द फ्यूचर। यानी बेसिकली बॉटम लाइंस का क्या मीनिंग है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में या हम लॉन्ग रन में देख लें क्या अचीव करना चाहते हैं। तो अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस को क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या उसके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले क्या बोला, इकोनॉमिक बॉटम लाइन। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसका इंटेंशन सबसे पहले तो क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग ही होगा। ठीक है, कस्टमर्स उसके अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी हो, इनोवेशन वगैरह अच्छे हो, ये सब चीजें होंगी तो उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपकी इकोनॉमिक जो बॉटम लाइन है दैट मींस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपकी ग्रोथ एक बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। सेकंड क्या बोला है, ह्यूमन बॉटम लाइन। देखो ऑब्वियसली बात है कि जब तक आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं है, सोसाइटी खुश नहीं है, ठीक है, आपसे आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, तो आपकी कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आपको CSR, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉय वेलफेयर, ये सारी की सारी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा गोल ही हो गया, क्योंकि अगर आपसे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और सोसाइटी खुश नहीं है तो फिर आप अगेन लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनवायरमेंटल बॉटम लाइन। ऑब्वियसली बात है, इसमें भी वही होगा कि आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, आप रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट मत करो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, यानी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से काम करो कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे। तो नेचर के अगेंस्ट में जाके आपको कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी कौन सी आती है, इवोल्यूशनरी बॉटम लाइन। अब देखो इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे आपने पहले सुना होगा, पहले हम क्या थे, बंदर थे, फिर बंदर से हम इवॉल्व हो के ह्यूमंस हुए। तो इवोल्यूशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये तो एक गोल ही है। यानी अगर आप स्टेगनेंट पोजीशन पे स्टेबल होके एक जगह पे बैठ जाओगे तो कभी आपकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती है। तो इवोल्यूशन का होना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी आप देख लो, बिना इवोल्यूशन के तो कुछ भी नहीं है। तो वही अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर भी यही है कि अगर कोई पर्सन, एक बात बताओ, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो क्या चाहोगे कि आज आप जहाँ पे खड़े हो 5 साल के बाद भी आप वहीं के वहीं खड़े रहो, नॉलेज के टर्म्स में, स्किल्स के टर्म्स में या सैलरी के टर्म्स में, किसी भी चीज में अगर आप चाहोगे कि 5 साल बाद आप वहीं के वहीं रहो, तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता है जो ये सेम चीज चाहता है। सबके चाहते हैं उनका इवोल्यूशन हो, वो बेटर पर्सन बने, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो वही एक बिजनेस का भी एम होना चाहिए कि जो भी लोग उससे कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे उसके एम्प्लॉयज हो गए, चाहे उसके ओनर्स हो जाते हैं, या सोसाइटी जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, या कंट्री जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, तो उन सबका क्या होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें एक बिजनेस को ध्यान में देनी है। इसको बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, बॉटम लाइंस बोल दिया गया है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब देखो एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हमने ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस कर लिया है। एक बात बताओ, अगर हम लोग एथिक्स नहीं मानेंगे तो ठीक है, जैसे आपने कस्टमर को बेवकूफ बनाया, एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, तीसरी बार वो आपके पास आएगा क्या, वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो ठीक है, हम लॉ वगैरह सब कुछ मान रहे हैं, लेटर में कंप्लायंस कर रहे हैं, पर एथिक्स नहीं मानोगे तो फिर वही रेपुटेशन, आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी ही बढ़ पाएगी। एक ना एक टाइम के बाद में लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो पर्सन है, ये जो कंपनी है, ये फ्रॉड है, ठीक है, एकदम अनएथिकल तरीके से काम कर रही है। तो आपके ना तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, ना आप पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, ठीक है, सोसाइटी भी हैप्पी नहीं रहेगी। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए बेटर है एथिक्स को अभी से ही मानना स्टार्ट कर दो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो बेसिकली बात कर रखी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एथिक्स के बारे में। तो आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी बेसिकली 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक है हमारा सेंट्रलाइजेशन और एक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, यानी यहाँ पे जितनी भी पावर्स है, अथॉरिटी है, वो सब कुछ किसके पास में है, टॉप मैनेजमेंट के पास में है। यानी जो भी हमें काम करना है हम अपने विल्स के अकॉर्डिंग बिना पूछे नहीं कर सकते। एक एक चीज में आपको जो ऑर्डर मिलेगा आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है,
आपकी वहां पे अथॉरिटी एकदम जीरो होती है, आपको हर एक चीज पूछनी पड़ती है पहले और फिर ही करनी पड़ती है, तो एक ही सिस्टम है। और वेराज अगर हम लोग बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वहां पर क्या होता है, जो भी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डेलीगेटेड होती है, नहीं सेग्रीगेटेड होती है, सबको बांट रखा होता है, सबको बार बार जाके टॉप मैनेजमेंट से परमिशन नहीं लेनी, सबके पास में अपना काम करने के लिए पावर है, अथॉरिटी है, तो दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो हम यहाँ पे किसी भी एक को ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा सेंट्रलाइजेशन बेस्ट है या डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट है, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम लोग बात करें सेंट्रलाइजेशन की, तो एडवांटेज क्या हो जाएगा कि डिसीजन मेकिंग काफी क्विक हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे एरर्स वगैरह का स्कोप काफी कम हो जाएगा, तो क्योंकि सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट, तो वो एकदम प्रॉपर चेकिंग करके ऑर्डर्स वगैरह देंगे, तो क्विक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वहां पे हो सकता है बहुत चीजें इनफॉर्मल हो जाए, एम्प्लॉयज जो है वो एकदम होता है ना चिल हो जाएंगे, ठीक है अब हमारी चल रही है, तो वो इस तरीके से अपनी अथॉरिटी का मिसयूज भी कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं लेड बैक हो जाएगी कि ठीक है ले लेंगे, होता रहेगा। तो दोनों के एडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें एडवांटेजेस डिसेंट्रलाइजेशन के, तो एम्प्लॉयज पे मोटिवेटेड रहेंगे, उनको सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा। तो इस वाले टॉपिक में ये कह रहा है कि चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, आपको ट्राई करना है कि आप एथिक्स फॉलो करो, यानी आप अनएथिकल तरीके से कुछ भी नहीं करोगे वहां पे। कोई भी टाइप का आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ले लो, चाहे सेंट्रलाइजेशन चाहे डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है कि आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर एथिक्स बेस्ड है, या एथिक्स हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करने के लिए बोलता है। सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। आपको याद आ जाएगा, ये हमने सेम टू सेम डीडी में भी पढ़ा था, सेम था, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, ऑटोनॉमी, यानी बेसिकली आपको फ्रीडम देनी है। अगर आप किसी को भी ऐसे बंद करके रख दोगे ना कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, जैसे अगर अपने पेरेंट्स भी होते हैं, वो हमें कहीं जाने नहीं दे रहे, अपने अकॉर्डिंग करियर चूज नहीं करने दे रहे हैं, किसी से बात करने नहीं दे रहे, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि हम कहीं पर भी, चाहे बिजनेस में चाहे प्रोफेशन में, कहीं पर भी आप जिस भी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, आप उसको क्या प्रोवाइड करो, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, सेल्फ रूल, यानी उसको जो ठीक लगता है वो अपना डिसीजन मेकिंग खुद से कर सकता है, किसी के प्रेशर में आके उसको डिसीजन मेकिंग नहीं करना पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया अपना ऑटोनॉमी। सेकेंड आते हैं हम लोग बेनिफिसेंस पे। बेनिफिसेंस क्या होता है, मोस्ट गुड, ये वहां पर भी आया था, मोस्ट गुड टू मोस्ट पीपल, यानी आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, ऐसा काम करना है, या वो डिसीजन लेना है जिससे सबसे ज्यादा लोगों का क्या हो रहा हो, भला हो रहा हो, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे मेरी शादी थी, मतलब एग्जाम्पल में, तो सिचुएशन में अगर मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है और एक था कि मुझे कोर्स वोर्स छोड़ के मैं अपनी शादी में जाऊं और शादी एंजॉय करूं, तो मुझे यहाँ पे क्या सोचना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ अपना खुद का बेनिफिट नहीं सोचना है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बेनिफिट सोचना है कि अच्छा अगर मैं कोर्स कंप्लीट करा देती हूँ तो इतने सारे लोगों का एग्जाम में भला हो जाएगा। तो मुझे मोस्ट गुड सोचना है मोस्ट पीपल के बारे में। नेक्स्ट आता है नॉन मैनिफिसेंस। अब देखो कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा गुड ही कर पाए, यानी कुछ भी करो, कोई भी डिसीजन लो, किसी ना किसी का हार्म तो होना ही होना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऐसी सिचुएशन चूज करो, ऐसा डिसीजन लो जिससे कम से कम लोगों का हार्म हो सके। तो आपको याद हो हमने इसमें भी एग्जाम्पल लिया था कि इसमें कुछ बच्चे थे जो शेर के पिंजरे के पास गिर गए थे या पानी में गिर गए थे, क्रोकोडाइल वगैरह था। तो आपको वहां पे क्या करना था, या तो आप बच्चों को मरने के लिए छोड़ दो या फिर आप वो एनिमल को मारो। तो वहां पे हमने क्या डिसाइड किया कि यार अगर हम एक एनिमल को मार देते, जो कि ऑब्वियसली गलत है, मतलब हार्म तो हम कर ही रहे हैं, पर एक एनिमल को मारना हमें ज्यादा सही लगा था रादर देन 6-7 बच्चों को मरने देना। तो अब हार्म दोनों में हो रहा है, आपको वहां पे चॉइस यहाँ पे क्या करनी है कि कहां पे कम से कम हार्म हो रहा है, आपको वो चीज सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस तो वही, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो आपको याद हो डीडी में एक और प्रिंसिपल था यूटिलिटेरियन का, जहाँ पे क्या था कि आपको सेल्फिश होकर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। वो प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं दे रखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, एथिकल डिलेमा। ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी आपके पास में 2 सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो वो राइट वर्सेस रॉन्ग भी हो सकता है, दैट इज व्हाट, इजी डिलेमा।
यानी जब एक राइट है और एक रॉन्ग है, वहां पे सिलेक्ट करना आपके लिए इजी है। अब ऑब्वियसली एथिकली अगर हम सोचे तो आपको राइट सिलेक्ट करना चाहिए। और एक होता है कॉम्प्लेक्स डिलेमा, जहाँ पे दोनों सिचुएशन सही है, राइट वर्सेस राइट है, आपको वहां पर सिलेक्ट करना है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टेप्स दिए हैं कि सबसे पहले आप क्या देखो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो। उसके बाद में आप देखो दोनों ऑप्शंस में पॉजिटिव्स क्या क्या है, यानी एडवांटेजेस क्या क्या है, प्रोस क्या है, और आप चेक करो कॉन्स क्या क्या है। ठीक है, एनालिसिस करो कि अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो कितने लोगों का हार्म होगा, कौन सा एथिकल है, कौन सा अनएथिकल है, वो सब कुछ के बाद में आप अपना डिसीजन मेकिंग करो। और आपने जो भी डिसीजन लिया है उस पर फिर कमिटमेंट शो करो। ऐसे बार बार डावाडोल नहीं होना है, कभी ये कभी वो। जो भी डिसीजन मेकिंग किया है उस पर आप क्या शो करो, अपना कमिटमेंट शो करो। और लास्ट में क्या बोला, आप पूरा सिस्टम चेक करो कि क्या आपने सारे जो भी स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे स्टेप्स एथिकली अप्लाई किए हैं या अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है एथिकल डिलेमा में। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमें गिवन है कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा देखो क्या होता है, एक होता है हमारा कोड ऑफ एथिक्स और एक होता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये सुनने में या जब भी आप लैंग्वेज पढ़ोगे बुक में, ये आपको बहुत ज्यादा सिमिलर से लगेंगे, बट एक्चुअली इनमें डिफरेंस है। देखो कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी यहां पर आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, आपको मानने ही पड़ेंगे, चाहे आपको सही लगे चाहे आपको सही नहीं लगे। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल का टाइमिंग आपको फॉलो करना ही पड़ता है, सुबह जाओगे, छुट्टी जब होगी तभी आओगे। ठीक है, आप ऐसे बीच में नहीं आ सकते। वेरएज अगर हम बात करें कॉलेज की, तो वहां पे कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी जाके कभी भी आ सकते हो। तो हम कह सकते हैं स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट है, यूनिफॉर्म होती है वहां पे, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट के पीरियड्स लगेंगे वो वहां पर फिक्स्ड है कोड ऑफ कंडक्ट। तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से सेट कर रखे हैं, और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा उसे वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपने वो रूल्स एंड वो रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए हैं तो फिर आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाएगी, पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये जो रूल्स है रिजिड, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। वेयर एज अगर हम लोग बात करें किसकी, कोड ऑफ एथिक्स की, देखो एथिक्स रूल्स नहीं होते। एथिक्स बेसिकली क्या होता है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, यानी वहां पे क्या चीजों को वो प्रमोट करना चाह रहे हैं। मतलब कंपलसरी नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा है। अब लेट्स से अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी बिजनेस की ले लो या किसी कंपनी की ले लो, तो कुछ कुछ कंपनी में लोग हो सकते हैं जो किस पे बिलीव करें, यानी उनकी कोर वैल्यू, टॉप मैनेजमेंट की कोर वैल्यू क्या है, ऑनेस्टी, यानी कुछ भी हो हमें तो ऑनेस्ट तरीके से काम करना है। और वेयर एज वही अगर एक और कोई दूसरी कंपनी ले लो तो वहां पे कोर वैल्यू हो सकती है लॉयल्टी, यानी हमें ऑनेस्टी से ज्यादा क्या फॉलो करना चाहिए, लॉयल्टी। यानी ठीक है, अगर हमारा कोई मान लो सुपीरियर है और वो प्रॉब्लम में है और वो गलत है, तो हम वहां पे क्या चूज कर रहे हैं, हम लॉयल्टी चूज कर रहे हैं। हम अपना मुंह बंद रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अपने सुपीरियर को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम कौन सी वैल्यू में बिलीव करते हैं, लॉयल्टी। तो किसी किसी के लिए लॉयल्टी सही है, गलत नहीं है, किसी किसी के लिए ऑनेस्टी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यूज प्रमोट की जा रही है। अब देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन इंटेंशन क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, भाड़ में क्या बाकी सब कुछ, हमें सोसाइटी और ये सब पे ठीक है लॉ में लिखा है 2% CSR कर देंगे, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देंगे, यानी एक्स्ट्रा सस्टेनेबिलिटी में जाके हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दो। ठीक है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है, तो वो क्या चाहते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं है, वो सोसाइटी का डेवलपमेंट भी चाहते हैं, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी चाहते हैं। तो वो उनकी क्या हो गई, वैल्यूज हो गई। तो अब यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि टॉप मैनेजमेंट जैसे काम कर रहे हैं हम भी वैसे काम कर लें, यानी फिर आपकी वैल्यू भी वही हो जाती है, फिर आप भी उस डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो कि अच्छा यहाँ पे सभी पैसे के पीछे भागते हैं, सभी प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो हम भी प्रॉफिट के बारे में सोच लेते हैं। यानी एथिक्स बेसिकली क्या इन्वायरमेंट सेट है वहां पे, क्या वहां पे वैल्यूज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर
सिचुएशन में। तो अब उस सिचुएशन में हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप क्या करो, वो वैल्यू सिलेक्ट करो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रीच कर रहा है कि अच्छा लॉयल्टी वाली वैल्यू है या प्रॉफिट वाली वैल्यू है, या फिर आप डिसीजन मेकिंग में क्या डिसाइड करो कि आपको क्या ठीक लगता है वो। दैट मीन्स एथिक्स में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कोड ऑफ कंडक्ट में स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको खुद को डिसाइड करना है, यानी आपके पास में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है आप वही मान लो, लेकिन स्टिल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में, आपके पास में। वेराज अगर हम लोग बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग की कोई भी बात नहीं आती है। जो वहां पे बोला गया है आपको वो एज इट इज आपको कंप्लायंस करना ही पड़ेगा बिना किसी ऑब्जेक्शन के। नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट में। यहाँ पर आपको सिमिलैरिटीज भी गिवन है, क्योंकि सिमिलैरिटीज में क्या आ जाएगा, दोनों ही आपको बोलते हैं एथिकल तरीके से काम करो, कुछ कुछ वैल्यूज को मानो, लेकिन डिफरेंसेस क्या है, वो रिजिड होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है। वहां पर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती है और यहाँ पे पावर उनके पास में अवेलेबल होती है। चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट बेसिकली हमें गिवन है एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, देख लो एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। ऑब्वियसली बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है वहां पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज वगैरह काम करने के लिए आना चाहेंगे, उनको मन होगा कि चलो ठीक है अच्छी कंपनी है तो हम इन्वॉल्व होकर यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो नए लोग आएंगे और जो पुराने लोग हैं वो क्या होंगे, रिटेन होकर वहां पर, मतलब छोड़ के नहीं जाना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। सिमिलरली वैसे इन्वेस्टर्स भी आप में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कंपनी वगैरह में, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे आपसे कि ठीक है अच्छी अच्छी कंपनी है और अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है, क्वालिटी वाले, वो भी कम प्राइसेस पे, तो चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। और लास्ट आता है रेगुलेटर्स। अब एथिकल कंपनी है तो रेगुलेटर्स भी हैप्पी रहेंगे कि अच्छा अच्छी कंपनी है, पेनल्टीज वगैरह इतनी नहीं आती है इनके ऊपर, एथिकल कंडक्ट है, तो वो भी एक सेटिस्फाइड रहेंगे और इतने इंस्पेक्शन इंक्वायरीज वगैरह वहां पर नहीं होंगे। तो ये चैप्टर होता है अपना कंप्लीट।